प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी कोर्स अ की सहायक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का आज ये 7वां अध्याय है, अंतिम दौर 2, जिसका पहला टॉपिक राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। अंतिम दौर में तो हम लोग चल ही रहे हैं। ये किसके अंतिम दौर की बात हो रही है बच्चों? ये देश के आज़ादी के अंतिम दौर की बात हो रही है, जब हम आज़ादी के एकदम अंतिम क्षण में पहुंच रहे हैं, इतिहास के एकदम अंतिम पन्नों के करीब पहुंच रहे हैं, जब हमारा देश आज़ादी के बेहद करीब है। और ये दूसरी बात है कि हम लोग जब इस पाठ को पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने देश का गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं हमारे सामने, एक है राष्ट्रीयता, दूसरा है साम्राज्य। राष्ट्रीयता क्या है कि जब हमारी सोच में, हमारे संस्कारों में, हमारे कर्तव्यों में हमारा राष्ट्र जब प्रमुख हो, तो एक तरफ राष्ट्रीयता है कि अपने राष्ट्र को बचाए रखने, उसकी अस्मिता को बचाए रखने की लड़ाई, और दूसरी तरफ है साम्राज्यवाद कि अपने देश को सुख समृद्धि से भरने के लिए, अपने देश को पूंजी और ताकत से भरने के लिए जब हम दूसरे देश का शोषण करने लगते हैं, दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगते हैं, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार, जो आदम जमाने में जो चीज़ें चलती थी, राजा महाराजा लोगों के ज़माने में जो चीज़ें चलती थी, अंग्रेज एक लोकतांत्रिक समय में जब दुनिया के आधे से ज़्यादा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अंग्रेज उस दौर में भी अपने ताकत से दुनिया के तमाम देश और उन वहाँ रहने वाली तमाम जनता का शोषण कर रहे हैं। तो ये जो शोषणवादी सोच है, ये जो शासन तंत्र है, उसे साम्राज्यवादी शासन तंत्र कहते हैं। दूसरी चीज़ जो है ये है कि मध्य वर्ग की बेबसी, यानी मध्य वर्ग जो संख्या के हिसाब से किसी भी देश में सबसे ज़्यादा होता है, उसकी बेबसी कैसे उस स्थिति में हुई, उस दौर में हुई, और कैसे गांधी जी के आगमन से स्थितियां बदली। ये पाठ पूरी तरीके से गांधी जी के जीवन पर आधारित है और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में जिस रूप में उन्होंने भारत में आकर यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक जो हिसाब किताब था उसे पूरी तरीके से कैसे बदल दिया, और देश की आज़ादी के एक बड़े नायक के रूप में किस तरह से उभरते हैं, उसको इस पाठ में हम देखेंगे। इस पाठ का आरंभ होता है विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रम से। आपको देखिए, पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, आपको पता है बच्चों, पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू होके 1919-20 तक, यानी वो 5-6 साल का जो समय है, जब पूरा देश, दुनिया के सारे देश दो हिस्सों में बट गए थे, बड़ा उथल पुथल हुआ था। ये अलग बात है कि उस उथल पुथल के बाद भी चीज़ें कुछ ही दिनों तक सामान्य रही, और उसके बाद हम देखते हैं फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी करीब उसके समापन के 20 साल बीतते बीतते, जब लगता है कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं, फिर से असामान्य हो जाती हैं, और उससे बड़ा युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में शुरू होता है। तो ये पाठ पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक चलता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समापन से द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक ये पाठ चलेगा। राजनीति उतार पर थी। देखिए, राजनीति का कर्तव्य है, या राजनीतिज्ञों का जो कर्तव्य है, कि शांति व्यवस्था कायम रखना और देश को विकास के पथ पे ले जाना। युद्ध हमेशा विकास के विपरीत होता है। किसी भी समय में जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो उसकी इतनी पूंजी खर्च हो जाती है कि वो अगले आने वाले कई सालों तक उस युद्ध से उबरने की कोशिश में ही लगा रहता है। जो संसाधन खर्च हो जाते हैं, उसके जो पैसे खर्च हो जाते हैं, या जो जनजीवन उससे प्रभावित होता है, उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल फेल्योर के रूप में इसको देखा जाता है, कि जब राजनीति फेल हो जाती है। इसीलिए देखिए, आप देखेंगे कि हमेशा राजनीतिक रूप से संवाद, जैसे आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो सरकार लगातार संवाद करने की कोशिश कर रही है, उनसे वार्ता करके हल निकालने की कोशिश कर रही है समस्या का। लेकिन अगर सोचिए कि सरकार यहाँ पे ताकत का प्रयोग करे और गोलियां चलवाने लगे, लोगों को मरवाने लगे, तो निश्चित रूप से वहाँ आंदोलनकारी किसान अब उन जगह पे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये इसका परिणाम क्या होगा, आप समझिए। इसका परिणाम होगा कि सरकार राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से असफल हो गई। तो हमेशा राजनीति या सरकार का ये उद्देश्य होता है कि वो हर एक समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाले। लेकिन उस समय
शांतिपूर्ण हल नहीं निकला, इसीलिए युद्ध शुरू हो गए। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू नियम और प्रतिबंध। तो कांग्रेस पार्टी जो उस समय भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने शुरू से लेकर अंत तक, वो भी अपने आप को उस रूप में नहीं बचाए रख सकी, और वो दो दल में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक धड़ा जो गरम दल के नाम से सामने आया, जिसका आज़ादी लेने का जो तरीका था वो था कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमसे आज़ादी छीनी है, हम उसी तरीके से उनसे आज़ादी लेंगे। दूसरा नरम दल था, जो कह सकते हैं कि बाद के समय में गांधीवादी विचारधारा यानी अहिंसा के रास्ते से, उनका कहना था कि अंग्रेज़ों से हम अलग हैं, हमारी नीतियाँ अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हम उनको अपने तरीके से उनसे आज़ादी मांगेंगे, और उद्देश्य दोनों लोगों का एक ही था कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी लेके ही दम लेना है। दूसरी बात कह रहे हैं युद्ध काल में लागू नियम और प्रतिबंध। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की जो स्थिति थी, तो उन्होंने और ज़्यादा शोषण और वसूली का दौर शुरू हुआ, और उन्होंने जनता उस पर कोई आवाज़ न उठाए, उसका विरोध न करे, इसलिए उन्होंने और कड़े कानून हमारे देश में लागू हो गए। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भरा आ गया। ऐसे में जो हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी, हमारी जीवनी शक्ति क्षीण हो रही थी। आपको पता है ये बच्चों, ये वही दौर है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे कि चारों तरफ लोगों के मन में आक्रोश फैल गया, और लोगों का जीवन एकदम से लगा कि जैसे हमारा जीवन कीड़े मकोड़ों के बराबर हो गया है। जिस तरीके से जनरल डायर ने वहाँ पे हत्याकांड करवाई जलियांवाला बाग में, तो लोगों के मन में एकदम आक्रोश भर आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे मजबूर हो गए थे कि वो उन परिस्थितियों से जैसे समझ नहीं पा रहे थे हम कैसे निकलेंगे। हर एक तरफ, और कोई बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं सामने था जो उनको संबल देता। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं नेहरू जी, किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था, कारखानों के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी, मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग, मध्य वर्ग यानी जो लोग न बहुत गरीब है, न बहुत अमीर है, न बहुत अनपढ़ है, न बहुत पढ़े लिखे, मतलब जो इस देश के हर समय के सबसे बड़ी संख्या वाले लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग, जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूब गए। यानी जिनसे उम्मीदें थी कि वो इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता सुझाएंगे, इस अंधेरे से निकलने के लिए रोशनी दिखाएंगे, वो खुद इन परिस्थितियों में, इन अंधेरों में डूब गए। यानी चारों तरफ निराशा का वातावरण हमारे देश में व्याप्त हो गया। ऐसे ही समय में, यानी जब सारे तरफ से उम्मीदें एकदम समाप्त हो गई, हम बच्चों जब कोई फिल्म देखते हैं, ऐसा सीन आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि जब कोई अत्याचारी है, जो कोई विलेन है, वो एकदम अपनी अत्याचार की चरम सीमा पर हो जाता है और सरेआम किसी को मारने जाता है, और लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं आएगा, इसकी हत्या हो जाएगी, तब वहाँ पे जैसे हीरो आके उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही परिस्थिति में जब हमारा देश पड़ा हुआ था, कोई नहीं था राह दिखाने वाला, ऐसे ही परिस्थिति में गांधी का आगमन हुआ, एकदम नायक के रूप में। वे ताजा हवा के ऐसे झोंके की तरह है जिसमें फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया है। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे, तो लगातार उनकी सोचनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो इनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ में है। न उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को, बल्कि इस देश के उन तमाम जमींदार, साहूकार, सेठ और बड़े लोगों से भी कहा कि तुम लोग भी जो अंग्रेजों की तरह इनके ऊपर बैठ के शोषण कर रहे हो, तुम लोग उतर जाओ। और नेहरू जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने उनकी बातों को माना, बहुत लोगों ने नहीं माना, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिन पे गांधी जी की बातों का कम या ज्यादा असर न हुआ हो। यानी सब पे उनका कुछ न कुछ उनकी बातों का असर हुआ। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य, और जो इनसे जुड़ा हुआ कर्म। देखिए जो विवेकानंद जी में भी, एक बार जब हम लोग उनको पढ़ रहे थे विवेकानंद जी को, तो हम लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि निर्भय रहो। गांधी जी ने उन्हीं की बातों को एक नए तरीके से सामने रखा, और वे हमेशा सामान्य जनता खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन
के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, डरा के रखने की प्रवृत्ति। किस चीज का भय था? व्यापक दमनकारी, दमघोटू भय, सेना का भय, पुलिस का भय, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों और जमींदार के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। यानी जनता अपने आप को इतना समेट ली थी, इतनी अपने को सीमित कर ली थी कि वो कम से कम में जीने को आदी, मतलब कि जान बची रहे, बस यही बहुत बड़ी चीज थी। खुशहाली, समृद्धि, स्वतंत्रता क्या होती है छोड़ दीजिए, बस हमारा जीवन बचा रहा है। कब किस बात के लिए हमारा, किस बिना किसी दोस्त के लिए हमारा जान चला जाएगा, हम जेल में चले जाएंगे, इसका भय था। अंग्रेजों ने इतना भय का वातावरण बना रखा था कि लोगों को लगता था कि इनके खिलाफ बोलना तो एकदम सीधे मृत्यु है। तो गांधी जी ने आवाज दी, डरो मत। गांधी जी की इस आह्वान से जैसे कि न लोगों के ऊपर से काला लबादा उठ गया, जो डर का उनके ऊपर लबादा यानी जो कपड़ा पड़ा हुआ था हट गया। पूरी तरह से नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक मात्रा में। यानी गांधी जी की इस आवाज का बहुत बड़ा फर्क पड़ा, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ा, और लोगों के अंदर जैसे कि एक नई राह दिखाई दी कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, हम लोग अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। गांधी जी ने भारत के में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया। यानी कुछ लोगों पे तो कम असर हुआ, लेकिन कुछ लोगों के जीवन पे गांधी जी का इतना असर हुआ कि वो एकदम से गांधी जी जैसे हो गए, उन्हीं के विचारधारा के हो गए। उनको हम लोग गांधीवादी लोग कहते हैं। आज भी अन्ना हजारे या तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। यानी वो पूरा अपना जीवन जो है वो गांधी जी के आदर्शों पर ही चलने लगे, कुछ लोग उनसे इतना प्रभावित हुए। दूसरा टॉपिक है हम लोगों के सामने, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि गांधी जी किस तरीके से भारत के राजनीतिक मूवमेंट में आते हैं, यहाँ के फ्रीडम मूवमेंट में एंट्री लेते हैं। उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की जो चरित्र थी, कांग्रेस का जो काम था, कांग्रेस का जो नेचर था, उसको गांधी जी ने किस रूप में बदला, उसकी चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। अब कांग्रेस का कैसा संविधान था, कैसा संगठन था, इसको समझ लीजिए। कांग्रेस बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच का एक संगठन था, जिसमें मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, जो मीटिंग करते थे, हर साल उनके सभापति बनते थे और उनमें निर्णय पास होता था। यानी वो नेतृत्व तो पूरे देश का करते थे, लेकिन उनमें प्रतिनिधित्व के नाम पर एक सीमित वर्ग के लोग थे। गांधी जी आके उसमें किसानों का प्रवेश कराए, मजदूरों का प्रवेश कराए, यानी अब कांग्रेस का सदस्य किसान और मजदूर भी हो सकता था। इस रूप में कांग्रेस का पूरा चरित्र जो है वो बदल गया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि किसानों और खेतीहरों का एक संगठन जैसा दिखाई देने लगा। उससे पहले कांग्रेस में तमाम ऐसे भी प्रस्ताव पारित हुए जो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, तमाम हिंसक प्रस्ताव भी पारित हुए, जिससे बहुत उसके चरित्र पे प्रभाव पड़ा। जबकि कांग्रेस मूल रूप से अहिंसात्मक संगठन था। तो गांधी जी के प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि वो सारे के सारे लोग एकदम अहिंसात्मक आंदोलन की एक रूप, जो उसका मूल नेचर था, उसमें कांग्रेस प्रभावित हुआ। अब देखिए कांग्रेस का जो उन्होंने, गांधी जी ने जो आह्वान किया, जो आवाज दी, उसका आह्वान उनका दोहरा था। पहला, विदेशी शासन। ठीक है। तो एक तो था गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व में आके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, और दूसरा मतलब उनकी जो उन पे जो मतलब उनका जो विरोध था, एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ हुए गांधी जी, दूसरा अपने लोगों के खिलाफ। अपने कौन लोग? जो हमारे समाज में ही ऐसे लोग हैं जो जाति पाति, धर्म, छुआछूत, हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि कह रहे थे जब तक हम खुद अपने में लड़ते रहेंगे, जब हम खुद अपने आप में संगठित नहीं होंगे, तब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये दोहरा, गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर जो उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। अंग्रेजों ने राय बहादुर तो क्या क्या ऐसे खिताब दे रखे थे यहाँ के लोगों को, जो बड़े अपने आप को महान समझते थे। तो गांधी जी ने जो सर की उपाधि थी, जो नाइटहुड की उपाधि थी, राय बहादुर की उपाधि थी, और तमाम उपाधियां थी, तो गांधी जी ने कहा कि इन सबको छोड़ देना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, और जिन लोगों ने नहीं भी छोड़ा तो उन उपाधियों का मान सम्मान और जनता के अंदर अब बहुत कम रह गया। मतलब कि अब चाहे कोई अपने आप को कितना भी बड़ा बने, लेकिन अब लोगों के मन में लग गया कि ये जो उपाधियां हैं या जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग नहीं हैं, अंग्रेजों के चाटुकार हैं, ये अंग्रेजों के चापलूस हैं, जो उन्हीं के अंदर अपना भला देखते हैं। इनके मन में हमारा कोई भला नहीं है। ठीक है। और उन्होंने नेहरू जी जैसे और तमाम युवा लोगों को, जिस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भारत भ्रमण की सलाह दी थी, नेहरू जी जैसे युवा लोगों को उन्होंने भारत भ्रमण की सलाह दी कि गांव में जाओ, गरीबों से मिलो। जो हम लोग एक पाठ इसमें पढ़े ना, भारत माता, जिसमें नेहरू जी जाते हैं और पूछते हैं कि भारत माता कौन है। तो नेहरू जी जैसे लोग जो वास्तव में गांवों के लोगों को नहीं जानते थे, शहर में पैदा हुए, विदेशों में पढ़े, उन पे भी बड़ा असर पड़ा। वो भी इस देश की मूल समस्या, यानी इस देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसान और मजदूर जो वर्ग है, उससे मिले। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर आया और वहाँ उनके लीडर के अंदर आया। और वो कहते थे कि जब हम कोई नियम कानून, कोई भी प्रस्ताव पारित करते हैं, तो हमको ये देखना है कि इस प्रस्ताव से, इस कानून से, इस विरोध प्रदर्शन से इस देश की गरीब से गरीब जनता, जिसको अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उसका हित अहित कहाँ तक प्रभावित होता है। यानी हम कोई ऐसा बात करें जिससे बड़े लोगों को फायदा हो और सामान्य जनता का उसमें कोई भागीदारी ही ना हो, या उनसे कोई लेना देना ना हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये देश सभी का है। तो जब हम कोई चीज़, कोई नियम या कोई बात या कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, तो हमें पहले ये विचार करना है कि इससे गरीब से गरीब जनता, अंतिम से अंतिम व्यक्ति का लाभ कहाँ तक प्रभावित होता है। ठीक है। अब गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन की बात की जा रही है कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे। गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं। वे अंतरतम तक की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई सीधा सरोकार नहीं है। देखिए, गांधी जी हिंदू हैं, लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं जो कर्मकांड और पूजा पाठ। वो हिंदू धर्म को एक विचारधारा, एक संस्कृति मानते हैं। ठीक है। मतलब कि ये कर्मकांड, ये पूजा, इतना आडंबरों से घिरा हुआ धर्म कोई धर्म नहीं होता। घर धर्म का मूल है उसकी शिक्षा, उस समन्वय की भावना, जिससे कि वो सभी को साथ लेके आगे चल सके। जो धर्म किसी सबको साथ लेके आगे चल सके, उसे वो धर्म नहीं मानते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म से उनको घृणा थी, वो बहुत धर्मप्राण व्यक्ति थे, वो रोज पूजा पाठ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम है कोई उससे या ईसाई है कोई उससे घृणा की भावना करते थे। देखिए, जिस भारत को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उनके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया कि ये देश हिंदुओं का है और जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है वो हमारा दुश्मन है। इन सब बातों से ऊपर उठ के उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म के रूप में हिंदू धर्म को रखा। और जो गांधी जी के राम राज्य की कल्पना है वो यही है कि ये जो भारतीय संस्कृति है या जो भारत देश है, ये धर्म, बहुत सारे धर्मों, बहुत सारे संस्कृति, बहुत सारी सभ्यताओं का एक मेल है, तो उसका मिला जुला रूप है। किसी एक का नहीं कि हम अगर कहें कि नहीं हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक देश का बहुत बड़ा धड़ा हमसे छूट जाएगा। हमको अगर साथ लेके चलना है तो हमको इन संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा। तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठने का मतलब गांधी जी का ये नहीं था कि आप विदेशी चीज़ों की, जैसे कि मान लीजिए ईसाई धर्म में कोई भेदभाव नहीं तो हमको ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए, नहीं। या मुस्लिम धर्म में कोई भेदभाव नहीं है या सभी लोग एक हैं तो उनको अपना, ऐसा नहीं। आप अपने धर्म, अपनी मान्यताओं से जुड़े रहिए, लेकिन जहाँ जिस भी धर्म में, जिस भी संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी स्वीकार करिए। और कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्र जो जिस स्थिति में उस समय हमारा देश था, कह रहे हैं कि अगर भूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। यानी हम धर्म के नाम पे मर रहे हैं जबकि हम एक गुलाम हैं।
सबसे पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमको सभी इन छोटी-छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के इस देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ना, इस देश की गरीबी को दूर करने का प्रयास करना। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, तब आप अपने धर्म पे और इन मान्यताओं पे, कर्मकांडों पे चर्चा करिए तो शायद अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ देश में आधे लोग खाने को मर रहे हैं, जहाँ देश पूरी तरीके से एक विदेशी ताकत का गुलाम है, वहाँ इन छोटी-छोटी बातों पर लड़ के हम कभी भी अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते, हम पीछे ही हटेंगे। अब देखिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक चुंबक की तरह आकर्षित किया। जनता को सम्मोहित कर लिया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य से जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं, बल्कि विरोधियों में और उन तमाम तटस्थ लोगों में, जो इसके बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। यानी गांधी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, उसका देखिए, जैसे आज हम देखते हैं कि कोई राजनीतिक रैली होती है या कुछ होता है, तो तमाम तरीके से बहुत धन संपदा, मतलब संसाधन खर्च होते हैं उसको करने में। यानी कोई कोई एक नेता आ जाए कि उनकी उनका रैली है, तो जनता ऐसे सहज रूप में नहीं भीड़ लगा लेती है, उसके लिए बड़ा ताम झाम करना पड़ता है। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी एक आवाज़ पे गांव, किसान, मजदूर, महिला सभी लोग आ जाते थे। ये वास्तविक उनका पहचान था, और एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान है। धन संपदा और संसाधन खर्च करके तो कोई भी लोगों को जुटा लेगा, लेकिन गांधी जी। और देखिए, गांधी जी कांग्रेस में भी सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपने ही बातों को कहना और अपनी ही बातों को मनवाने जैसी जिद उनकी होती थी। कई बार वो अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार करते थे, चाहे वो उनको पसंद, मतलब कि एक लिबरल आदमी थे कि भाई अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी भी बात हमको सुननी है। इस तरह 1920 में नेशनल कांग्रेस और काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद एक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि अंग्रेजों की आज्ञा न मानना, मतलब विरोध नहीं करना, सविनय, विनय के साथ, प्रेम पूर्वक, कि हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। और बच्चों, आपको पता है, ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि जो अंग्रेजों ने इतना बड़ा तंत्र स्थापित कर लिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय लोग ही शामिल थे। अगर वो उनका साथ छोड़ दें तो पूरा ब्रिटेन भी भारत में आ जाए तो पूरे भारत के तंत्र को नहीं चला सकता, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पे। ये अलग बात है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि गांधी जी अपने आंदोलन को पीछे लिए, जो हिंसात्मक घटनाएं होती थी। लेकिन अ, उसके बावजूद भी जो उन्होंने एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया था, उसका प्रभाव लंबे समय तक राजनीतिक रूप से अंग्रेजों पर पड़ा, और अंग्रेजों पर जो प्रभाव पड़ा, उससे वो उबर नहीं पाए जब तक ये उस देश को छोड़ के नहीं चले गए। और देश की आज़ादी के अंतिम मोमेंट में हम देखते हैं एक बड़ा चीज़ जो खड़ा होता है, जो बाद में जिसका परिणाम देश के विभाजन के रूप में निकलता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान की मांग, यानी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग। उनका एक सीधा लॉजिक था कि हिंदू बहुल राष्ट्र में मुस्लिमों का हित लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर हमको मुस्लिमों का हित चाहिए तो उनके लिए एक अलग राष्ट्र की। अंग्रेज़ों को इसमें बड़ा भला दिखा, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत जैसा ताकतवर देश अगर पूरी तरीके से एक रहा, तो कभी न कभी जो अत्याचार या जो हम लोगों ने शोषण किया है उसके साथ, वो हो सकता है उसका प्रतिकार भी ले, उसका बदला भी हमसे ले सकता है। इसलिए वो जाते जाते इस देश को इतना कमज़ोर करके जाना चाहते थे कि वो कभी भी हमारे खिलाफ या हमारे इतना मजबूत ना हो पाए। इसलिए उन्होंने इस जिन्ना का समर्थन भी किया। नेहरू जी कह रहे हैं, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था कि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जाति या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। जैसे यूरोप में क्या होता है कि नस्ल, जैसे अमेरिका में गोरे काले, या यहाँ के पैदा हुए वहाँ, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि धर्म के लेकर लोगों का डिवीजन है। एक ही जगह, एक ही संस्कृति, एक ही मिट्टी, एक ही जगह पैदा हुए दो धर्म के लोगों में उतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, जितना कि शायद वहाँ पे गोरे और काले लोगों के बीच में न हो। तो ये एक अलग तरीके की यहाँ की समस्या थी। लेकिन ये बात अलग है कि भारत में लंबे समय तक ये दोनों लोग एक साथ रहते चले आ रहे थे। अंग्रेजों का अत्याचार दोनों के खिलाफ एक ही था, दोनों लोगों के सुख दुख एक ही थे। और बहुत सारे जो अर्ध धार्मिक से त्योहार होते थे, दोनों मिल के मनाते थे। यानी लंबे समय तक साथ, मतलब अलग अलग मान्यताओं के होने के बावजूद भी कभी भी
इनमें उस तरीके का मतभेद नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाए कि इन दोनों को मतलब एक अलग राष्ट्र की मांग हो जाए, ऐसा नहीं था। और भाई अब जब ऐसी बातें आई तो कांग्रेस आगे बढ़ा और उसने क्या किया कि हल निकालने की कोशिश की। अब कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग जैसे सिख ईसाई आदि भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। नेहरू जी कह रहे हैं जहां एक तरफ लोग अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ एक अलग राष्ट्र की मांग करके जिन्ना ने एक अलग मुश्किल खड़ा कर दी। अब कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से एकता चाहती थी। अब वो कह रही थी कि निसंदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। सन अगस्त 1940 की बात है में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उस्काती और भड़काती है। यानी जो बात अंग्रेजों की हिडन पॉलिसी थी, जो छुपी हुई नीति थी भारत को तोड़ने की, वो बात सामने आ गई। ठीक है। और कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी कि इसका कोई हल न निकले, लेकिन जब सत्ताधारी ही उसका सपोर्ट करने लगे, गलत का साथ देने लगे, तो ये समस्या हल होना भी मुश्किल था। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें से कुछ यहाँ की जमीन की उपज हैं और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया। ये बात देखिए कि जिसको सह अंग्रेजों ने दिया। संख्या की दृष्टि से भले कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करने, उन पर बल देने और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध मदद देने के लिए। और अंग्रेजों ने क्या किया, एक तरफ हिंदू महासभा जो हिंदुओं का प्रतिनिधि संगठन कहा जाता था, दूसरा मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों को, इन दोनों को उकसाया ताकि जब बात आगे खूब बढ़ जाए, जिसमें कांग्रेस जो एक गैर सांप्रदायिक संगठन था, जो सबको साथ लेकर चलना था, वो कमजोर हो जाए। अब देखिए इन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना की मांग का एक नया सिद्धांत था। उन्होंने हाल में घोषणा की थी भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। अब नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई जिन्ना की मांग थी भारत में दो राष्ट्र हैं, तो एक हिंदू और मुसलमान, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिमों का अलग राष्ट्र है। ये तो नेहरू जी उसका उत्तर देते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर धर्म के आधार पर हमारे देश को देखा जाए तो ये दो ही राष्ट्र नहीं, यहाँ तो कई राष्ट्र हैं। ऐसे तो सिखों को यानी सरदारों को एक अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिमों को अलग राष्ट्र चाहिए, ईसाइयों को अलग राष्ट्र चाहिए, और तमाम कोई नॉर्थ ईस्ट रहने वाले वो उनको अलग राष्ट्र चाहिए, साउथ इंडियन को अलग राष्ट्र चाहिए। और तब तो माना जाए कि ये देश एक देश नहीं कई राष्ट्रों का एक जैसे कि कंबाइंड संगठन जैसा है। लेकिन अब देखिए वही कह रहे हैं कि भाई ये कैसा है भाई, अगर मुस्लिम अपने के लिए राष्ट्र मांगे तो सब अपने को राष्ट्र मानेंगे, दलित अपने को राष्ट्र मांगने लगे, ब्राह्मण, तो भाई कितने भी डिवीजन होंगे, कितने इस देश के टुकड़े होंगे। ये तो संभव नहीं है कि सब लोग अपने अपने धर्म के लिए राष्ट्र मांगने लगे। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, जो उन्होंने ये मांग रखी। लेकिन इससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पूरे देश में थी। क्योंकि भाई अगर आप मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग करना चाहेंगे तो कैसे अलग करेंगे? क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मुस्लिम देश के एक हिस्से में थे और हिंदू एक हिस्से में थे कि चलो जिधर मुस्लिम है उधर पाकिस्तान बन जाए, जिधर हिंदू है उधर हिंदुस्तान बन जाए। क्योंकि हिंदू और मुसलमान जितने सिख और हिंदू लाहौर और पाकिस्तान के इलाके में भरे हुए थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में भरे हुए थे, जिसको हम बाद में बांग्लादेश के रूप में देखते हैं। तो कहाँ कहाँ से छांट के मुसलमानों को ले आके एक तरफ डाल देंगे और कहाँ कहाँ से हिंदुओं को छांट के एक तरफ डाल देंगे। आप देखते हैं विभाजन के समय में, अब इतिहास को आप पढ़ेंगे या कुछ फिल्मों को देखेंगे, तो आप देखेंगे जब विभाजन के समय में हिंदू इधर से पाकिस्तान से भारत की ओर आने लगे और भारत से मुस्लिम उधर जाने लगे तो कितनी मारकाट हुई। और इन सब के होने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह गए? मान लीजिए
पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम संख्या में रह गए, तो क्या भारत में मुस्लिम नहीं रह गए? बच्चों, एक पूरा खुला हुआ ओपन एक आंकड़ा है। आपको जानना चाहिए कि आज पाकिस्तान में जितने संख्या में मुस्लिम रहते हैं, उससे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं। यानी पाकिस्तान जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, जो मुसलमानों के लिए ही बना है, जिसमें सारे के सारे मुसलमान ही हैं, उससे ज़्यादा मुस्लिम हमारे देश भारत में है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम और हिंदुओं के आधार पर देश को बांट दीजिए तो एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। तो ये अलग बात है कि एक राष्ट्र तो बन जाएगा पाकिस्तान, लेकिन उससे ये समस्या हल नहीं होगी कि हिंदू और मुसलमान अब मुसलमान एक तरफ हो गए, हिंदू एक तरफ हो गए, इसलिए शांति व्यवस्था रहेगी। ये इतने गहरे तक इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं कि हम कुछ भी करके उनको अलग नहीं कर सकते, और वही हुआ, पाकिस्तान भी बना और मुस्लिम भी भारत में रह गए। तो मतलब कुल मिला के नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्ना की जो मांग थी, जो अंग्रेजों के सह से उस समय उन्होंने मांग की और जो उन्होंने पा गए, वो उस उद्देश्य में सफल नहीं हुए जिस उद्देश्य के लिए वो गए थे, क्योंकि ये राष्ट्र सभी धर्मों का समन्वित रूप है। हम कभी भी इस राष्ट्र को एक तरफ से छांट के हिंदू और मुसलमानों में नहीं बांट सकते। आगे का इतिहास के घटनाक्रम को हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। तब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।